न्यू चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वेटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। इस बार इस चैप्टर से एक ही सवाल आया था। कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी 2 क्वेश्चन, चूंकि चैप्टर में बहुत कम रह गया है। पहले सेकेंडरी ग्रोथ थी तो उसमें एक क्वेश्चन उसका हो जाता था, तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का वेटेज है। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर हो, बगैर हेडिंग के कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा रहता है। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो नया चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और हेडिंग इंट्रोडक्शन। सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे। जनरल बातें इसमें लिखी हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर स्टडी की जाए तो उसको हम मार्फोलॉजी कहते हैं। लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए, इंटरनल आर्गन की स्टडी की जाए, तो उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। तो जनरल सी बात है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो मार्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर तो एनाटॉमी। प्लांट्स के चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करें चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें, हमको एक कॉमन बात दिखाई पड़ेगी कि 2 अलग अलग प्लांट की मार्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में समानताएं भी होंगी और अंतर भी होंगे, मतलब सिमिलरिटीज भी होंगी, डिफरेंसेस भी होंगी। इसी तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर में भी होगा, सिमिलरिटीज भी होंगी और डिफरेंसेस भी होंगी। चाहे जितना करीबी प्लांट हो, जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर हम डाइकाट और मोनोकाट को देख लें, उनमें भी एनाटॉमी में क्या होगा, अंतर होगा। कुछ समानताएं होंगी और कुछ क्या होंगे, अंतर होंगे। ये अंतर क्यों आ जाते हैं? तो होता क्या है कि जो प्लांट है या दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो डिफरेंट कंडीशन को एडाप्ट करता है। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग होंगे तो एडाप्टेशन भी अलग होंगे, तो रिजल्ट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से क्या करते हैं, एडाप्ट करते हैं। इसी नाते कुछ डिफरेंसेज हमको दिखते हैं और कुछ बेसिक बातें हैं वो हमको समानताएं दिखती हैं। ठीक है, तो जनरल बातें ही 4-5 पॉइंट हैं, लिख लीजिए, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मार्फोलॉजी क्या है। तो हम इसमें स्टडी करेंगे किसकी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कहा जाए कि एनाटॉमी क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। खास बात यह है कि जो प्लांट्स हैं वो शो करेंगे सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज। सिमिलरिटीज भी होंगी और डिफरेंसेज होंगे, किसमें, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी। मतलब एक्सटर्नल में भी समानता, एक्सटर्नल में भी अंतर, इंटरनल में भी समानता, इंटरनल में भी अंतर। किसी भी प्लांट में होता क्या है, तो होते हैं सेल्स। सेल्स का जब एग्रीगेशन होता है तो बनता क्या है, टिश्यू। और टिश्यू का जब एग्रीगेशन होता है तो बनता क्या है, आर्गन। और आर्गन करते हैं स्पेसिफिक
फंक्शन। अब चूंकि स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे तो क्या सभी आर्गन एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसी नाते इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्गन में भी क्या मिलते हैं? डिफरेंसेज मिलते हैं। इसी नाते डिफरेंसेज मिलेंगे इन इंटरनल स्ट्रक्चर। क्यों? आर्गन में एडाप्टेशन होगा टू डिफरेंट environmental condition। कह रहा है यू कैन इजिली सी, हम आसानी से देख सकते हैं क्या? स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी या वेरिएशन मतलब डिफरेंसेज किसमें? किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में। अब वो चाहे प्लांट हो और चाहे क्या हो, एनिमल हो। इसी तरीके से इफ यूर स्टडी, अगर हम स्टडी करें क्या इंटरनल स्ट्रक्चर, तो भी हमको बहुत सारी समानताएं मिलेंगी और क्या मिलेंगे? डिफरेंसेज मिलेंगे। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। स्टडी करो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, तो उसी को कहते क्या है? एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट में सेल होती जो कि बेसिक यूनिट है। सेल ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के क्या बना देंगे? ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट सो differences in their internal structure even within एंजियोस्पर्म। मोनोकाट और डाइकाट जो हैं वो भी एनाटॉमिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर एडाप्टेशन भी शो करते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। हेडिंग डालेंगे टिश्यू, एक लाइन बढ़ा लेंगे। Anatomy of monocot differ from dicot angiosperm। हेडिंग शुरू करेंगे टिश्यू, या कह सकते हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, रियल में तुमको प्लांट टिश्यू पढ़ना है। एक लाइन की डेफिनेशन है, टिश्यू है क्या? तो कहोगे एक ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है? तो कहोगे एक ग्रुप ऑफ सेल है। बस शर्त है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मान लेते हैं 10 सेल है, तो उन 10 सेल का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज यदि सेम है तो भी हम उनको कहेंगे क्या? ये टिश्यू है। तो ग्रुप ऑफ सेल विद स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू क्या होंगे? ईच अदर। एक बात तो जनरल बात है, किसी पर्टिकुलर प्लांट में कितने टाइप का टिश्यू पाया जाएगा? तो कहोगे 2 टाइप का टिश्यू पाया जाएगा। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ऐसा कोई भी टिश्यू जिसकी सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी है, और परमानेंट टिश्यू का मतलब ऐसा टिश्यू जिसके अंदर की जो सेल हैं उनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। तो यदि किसी टिश्यू की सेल डिवाइड कर रही हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और अगर डिवाइड नहीं कर रही हैं तो वो परमानेंट टिश्यू। इतनी बात देखो पहले। Tissue are
of cell with structural and functional similarity. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिमिलरिटी। एक बात, प्लांट में दो टाइप के टिश्यू हैं। कौन से? एक का नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक का नाम है परमानेंट टिश्यू। सिर्फ इतना याद रखना है, ऐसा कोई भी टिश्यू जिसकी सेल डिवाइड करती हो, डिवाइडिंग कैपेबिलिटी हो, तो वो मेरिस्टेमेटिक, और जिसकी सेल में डिवाइडिंग कैपेबिलिटी ना हो वो परमानेंट। इसकी खास बात है सेल हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी और इसकी सेल नॉट डिवाइडिंग, यह डिवाइड नहीं करती। हमको एक एक करके पढ़ना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर परमानेंट टिश्यू। पहली हेडिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्लांट में ग्रोथ किसी स्पेसिफिक रीजन में ही होती है, सब जगह नहीं होती। जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, तो प्लांट में जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक रीजन में होती है। वो स्पेसिफिक रीजन हो सकता है सूट का टिप हो या हो सकता है रूट का टिप हो। तो स्पेसिफिक रीजन में जो ग्रोथ होती है उसके पीछे वहां पाया जाने वाला स्पेसिफिक टिश्यू है। उस स्पेसिफिक टिश्यू का नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और वहां की सेल का नाम मेरिस्टेमेटिक सेल, और जिनके पास कैपेबिलिटी होगी किसकी? डिवीजन। फिर से सुन लेते हैं। प्लांट में जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट है स्पेसिफिक रीजन में। उस स्पेसिफिक रीजन की खास बात है कि वहां की सेल के पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होगी। वहां के टिश्यू का नाम क्या होगा? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी प्लांट में कई टाइप का पाया जाता है, जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम, जैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, जैसे लेटरल मेरिस्टेम, जैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो कई टाइप का, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पौधे में कई टाइप का पाया जाता है, जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी मेरिस्टेम जो किसी भी प्लांट के अर्ली लाइफ में बने या पहले बने उसका नाम प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो बाद में बने प्राइमरी के उसका नाम क्या रख दोगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसी तरीके से भाई जो टिप पर पाया जाएगा वो एपिकल मेरिस्टेम होगा, जो साइड में पाया जाएगा वो लेटरल मेरिस्टेम होगा। एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये पोजीशन के आधार पर है, और प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम इस आधार पर है कि कौन कब बना है। तो जनरल बातें तीन बताएं। क्या? प्लांट में जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट है किसी स्पेसिफिक रीजन में जहां एक्टिव सेल डिवीजन होता है। उस स्पेसिफिक रीजन के जो टिश्यू है उसका नाम, आंसर देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और रीजन का नाम मेरिस्टेमेटिक रीजन हो जाएगा। अब सवाल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कितने टाइप का होगा? तो कहोगे कई टाइप का होगा। प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, एपिकल भी होगा, इंटरकैलरी भी होगा और लेटरल भी। क्या क्या अंतर है वो भी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना लिखो।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिख लीजिए। इन प्लांट्स growth restrict in certain region where active cell division occurs। और ये जो सर्टेन रीजन है इन्हीं को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। और यहां की जो सेल होंगे उनका नाम मेरिस्टेमेटिक सेल, और उससे जो टिश्यू बनेगा उसका नाम क्या रखोगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम तीन टाइप का होता है, एक का नाम है एपिकल मेरिस्टेम, एक का नाम है इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, और एक का नाम है लेटरल मेरिस्टेम। क्या अंतर है अभी बताएंगे। लिख बेटा यहां तक देखो जरा। सिस्टम ये है कि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले बनता है प्रोमेरिस्टेम। क्या बनता है? प्रोमेरिस्टेम बनता है, और फिर इसी प्रोमेरिस्टेम से बन जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। किसको प्राइमरी मेरिस्टेम कहोगे? ऐसा कोई भी मेरिस्टेम जो अर्ली लाइफ में बन जाए। एक बात, एक और काम है, ऐसा कोई भी मेरिस्टेम जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाए। सबसे पहली बार जो रूट स्टेम लीफ बनेगा, प्राइमरी प्लांट जो बिल्कुल नया छोटा प्लांट होगा, तो प्राइमरी प्लांट बॉडी या यूं कह सकते हो जो प्राइमरी टिश्यू बनाए उसका नाम क्या होगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की जिम्मेदारी क्या है? ये फॉर्मेशन करेगा ऑफ प्राइमरी टिश्यू या प्राइमरी प्लांट बॉडी या प्राइमरी ग्रोथ। तीन बातें कुछ भी कह सकते हो, चाहे प्राइमरी टिश्यू बनवाना कहो, चाहे प्राइमरी प्लांट बॉडी बनवाना कहो, और चाहे प्राइमरी ग्रोथ करवाना कहो। अगर ये कोई कर रहा है तो उसका नाम हमको क्या रखना पड़ेगा? उसका नाम प्राइमरी मेरिस्टेम रखना पड़ेगा। समय बीतेगा,
ये जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, लिविंग और डेड। ये जो इसकी लिविंग सेल होती हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी की, यही बना लेती हैं क्या, तो कहोगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो लिविंग सेल से ही क्या बन जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा। और सेकेंडरी मेरिस्टेम की जिम्मेदारी क्या होगा, फिर से ये फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू कहो चाहे सेकेंडरी ग्रोथ कहो, तो ध्यान से सुनेंगे। ऐसा कोई भी मेरिस्टेम जो प्राइमरी टिश्यू बनवाए, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनवाए, प्राइमरी ग्रोथ करवाए, उसका नाम प्राइमरी मेरिस्टेम। जो बाद में बने उसका नाम सेकेंडरी मेरिस्टेम। सिर्फ यही नहीं है, जो बाद में बने उसका भी नाम सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाए उसका भी नाम सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो सेकेंडरी टिश्यू बनवाए उसका भी नाम क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम। लिखते चले। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, तो कहोगे फॉर्म्स अर्ली इन लाइफ। फॉर्म्स अर्ली इन लाइफ, एक क्वेश्चन। दूसरा क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी या प्राइमरी टिश्यू। मतलब प्राइमरी ग्रोथ करवा देंगे। बस एग्जाम्पल याद रखना है। प्राइमरी मेरिस्टेम के जो एग्जाम्पल हैं वो है एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलेरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब आ जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये बनता है फॉर्म आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद बनता है, एक क्वेश्चन, इन लेटर लाइफ। और दूसरी खास बात है, ये करता क्या है, तो ये फॉर्मेशन करता है ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। या यूं कह सकते हो ये करवाता है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। तो जनरल जो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, जो पहले बने, जो प्राइमरी ग्रोथ करवाए वो प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो बाद में बने वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाए उसका नाम सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके एग्जाम्पल कौन है, अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल की बात करेंगे, अभी फिलहाल रट लेंगे। फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। ये याद कर लेंगे।
फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम ये सब बाद में बनते हैं और ये सब किसका पार्ट है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट है। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकेलरी मेरिस्टेम प्राइमरी के हैं, जबकि लेटरल मेरिस्टेम किसका है, सेकेंडरी का है। देखें, एक है एपिकल मेरिस्टेम, एक है इंटरकेलरी मेरिस्टेम और एक है लेटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी और सेकेंडरी तो क्लियर ही हो गया है। क्या देखिए, तो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के टिप पर, चाहे वो सूट टिप हो चाहे वो रूट टिप हो, सूट टिप या रूट टिप पर पाए जाने वाले मेरिस्टेम को एपिकल मेरिस्टेम, एपेक्स पे पाया जाता है ना भाई, जो सूट एपेक्स पर होगा उसका नाम सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, और जो रूट एपेक्स पर होगा उसका नाम रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। चाहे सूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम, उनका मेन पर्पज यही है, वो प्राइमरी ग्रोथ आप प्लांट कराएंगे, मतलब सूट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, रूट नीचे की तरफ ग्रो करेगी और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनवाएंगे। लेकिन जब सूट एपिकल मेरिस्टेम आगे की तरफ बढ़ रहा था, मतलब अगर ये यहाँ तक पहुंचेगा तो फिर अब सूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पहुंच जाएगा, वहां नई लीफ बनेगी। तो जब सूट एपिकल मेरिस्टेम नया सूट बना रहा था, उस दौरान कुछ सेल इससे छूट के पीछे रह जाती है। जो सेल पीछे रह जाती हैं, बिल्कुल सूट एपेक्स के ठीक पीछे रह जाएंगी, वो सेल बना लेती है क्या, लीफ, और बना लेती है बड। बड कहाँ होगी, तो भाई ये है स्टेम, ये है लीफ। स्टेम और लीफ के बीच की जो जगह होती है इसका नाम एक्जिल होता है, और अगर यहाँ बड लगी तो क्या कहोगे, एक्जिलरी बड। तो कुछ सेल सूट एपिकल मेरिस्टेम से पीछे रह जाती है जब लीफ बना रहे थे, जो सेल पीछे रह जाती है वो बड बना लेती है। बड लीफ और स्टेम के एक्जिल में पाया जाता है, नाम एक्जिलरी बड होता है। भविष्य पहले से ही पता है, इस बड के पास भविष्य है कि या तो ये क्या बना ले, ब्रांच बना ले, और या तो क्या बना ले, फ्लावर बना ले। ठीक, कहने का मतलब है कि जब सूट एपिकल मेरिस्टेम लीफ बना रहा था तो कुछ सेल पीछे छूट जाती हैं जो बड या एक्जिलरी बड बना लेती हैं, जो भविष्य में ब्रांच या फ्लावर बना लेती। बात खत्म। अब आता है इंटरकेलरी मेरिस्टेम। इंटर का मतलब होता है के बीच में, और कैलरी का मतलब होता है स्टेम। इधर देखिए, अगर हम किसी स्टेम की बात करें तो मान लेते हैं ये स्टेम है, स्टेम में ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ध्यान सुनना। तो जो इंटर नोड वाला हिस्सा है ये तो बिल्कुल मैच्योर रीजन होता है, लेकिन दो मैच्योर रीजन के बीच में मिल जाएगा, दो मैच्योर रीजन के बीच में मिल जाएगा, उसी का नाम इंटरकेलरी मेरिस्टेम होता है। और पर्पस सुने, ये घास में पाया जाएगा, ये घास में पाया जाएगा। घास क्या होती है, तो जानवर आएंगे घास चर जाएंगे, तो जब कोई बात नहीं, मान लेते इतना हिस्सा चर गए जानवर, तो चर जाने दीजिए, ये तो बचा रह गया, यहाँ से नया पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो घास जब जानवर चर लेते हैं तो घास पुनः उगाती है, रीजनरेट हो जाती है। तो क्योंकि जो हिस्सा चर के चले गए वो फिर से रीजनरेट हो जाता है, किसके द्वारा रीजनरेट हो जाता है, तो आंसर देंगे क्या, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इंटरकेलरी मेरिस्टेम में केवल दो क्वेश्चन। पहला सवाल है कहाँ पाया जाता है, तो कहोगे प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर रीजन ऑफ स्टेम, एक क्वेश्चन। ये किस में पाया जाता है, ये ग्रासेज में पाया जाता है, स्पेशली कहाँ होता है, नोड पर होता है। काम क्या है, तो जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं वो पार्ट को खा जाते हैं, उस पार्ट को रीजनरेट कौन करा देगा, तो आंसर हम लोग क्या देंगे, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम। किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के स्टेम या रूट में लेटरल साइड में, कहां पर, मैच्योर रीजन में, मैच्योर रीजन में पाया जाता है। तो मैच्योर रीजन में लेटरल साइड में पाया जाना है, इस नाते नाम इसका लेटरल मेरिस्टेम। किस में पाया जाएगा, तो याद रखेंगे
ये स्पेशली उन प्लांट में पाया जाता है जिनके पास वुडी एक्सिस होता है, जिनके पास वुड होता है। अगर वुडी एक्सिस नहीं, जैसे मोनोकाट है, तो मोनोकाट में वुडी एक्सिस नहीं होगा तो वहां सेकेंडरी ग्रोथ भी तो नहीं होती है। ऐसा कोई भी पौधा जिसमें वुडी एक्सिस पाया जाएगा उनके मेच्योर रीजन में पाया जाएगा। कौन सा? लेटरल मेरिस्टेम। इसका दूसरा नाम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्यों? क्योंकि ये बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद इन लेटर लाइफ। इसका नाम सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी है। तो चाहे लेटरल मेरिस्टेम कहो, चाहे सेकेंडरी मेरिस्टेम कहो, और चाहे सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम कहो, काम क्या है? पीछे काम बता के आए हैं। जो लेटरल है वही सेकेंडरी है। एग्जाम्पल बताओ। तो लेटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम के दो एग्जाम्पल हैं। इधर देखिए, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मेरिस्टेम पाया जाता है इसका नाम फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, या इसका पूरा नाम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम होता है। लेकिन इस वैस्कुलर बंडल और इस वैस्कुलर बंडल का जो बीच की जगह है, यहाँ भी नई कैम्बियम बनती है, तो इसका नाम क्या होगा? इंटर। और इसका नाम इंट्रा। तो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो प्रकार के कैम्बियम है। एक वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच है, तो नाम क्या कहोगे? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, या सामान्यतया फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। और इस वैस्कुलर बंडल और इस वैस्कुलर बंडल के बीच है, तो नाम क्या कहोगे? इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो एक इंट्रा होता है और एक इंटर होता है। पूरा डायग्राम नहीं बना है भाई। किसी पर्टिकुलर पौधे में बाहर होगी एपिडर्मिस, सेंटर में होंगे वैस्कुलर बंडल, यहाँ क्या होगा? कार्टेक्स। तो कार्टेक्स वाले रीजन में इस जगह बन जाता है कार कैम्बियम। तो कार कैम्बियम भी आगे देखेंगे। तो तीन कैम्बियम कौन से? इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। ये तीनों कैम्बियम किसके एग्जाम्पल हैं? आंसर देंगे क्या? लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। काम क्या करेंगे? तो काम आपको पहले से पता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी टिश्यू बनवाएंगे। कौन सा सेकेंडरी टिश्यू बनवाएंगे? तो भाई देखो, बाद में इनसे बनना है नया फ्लोएम, उसको सेकेंडरी फ्लोएम कहोगे। नया जाइलम, उसका नाम सेकेंडरी जाइलम कहोगे। और कार्क कैम्बियम से नया सेकेंडरी कार्टेक्स बनेगा और कार्क बनेगी। तो जनरल बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। क्या? किसी भी पौधे के सूट टिप या रूट टिप या एपिकल पार्ट में जो मेरिस्टेम पाया जाएगा वो एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपेक्स पर है तो सूट एपिकल, और रूट एपेक्स पे है तो रूट एपिकल। सूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, दोनों का काम है प्राइमरी ग्रोथ करवाना। कभी कभार क्या होता है, जब सूट एपिकल मेरिस्टेम नई लीफ बना रहा था सूट टिप पर, उस दौरान कुछ सेल पीछे छूट जाती है। जो सेल पीछे छूट जाती है वो बना लेती है बड एट एक्सिल ऑफ लीफ। भविष्य में वही एक्सिलरी बड या तो ब्रांच बना लेगी या तो फ्लावर बना लेगी। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटर का मतलब होता है के बीच, तो मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है। किसमें? तो कहोगे ये इंटर नोड, और नोड में से नोड पर पाया जाता है। स्पेशली घास में पाया जाता है, और ग्रेजिंग एनिमल जब घास चर जाते हैं तो जो उस पार्ट को रीजनरेट कौन कर देता है? यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम, या इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम, या इसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। तीन क्वेश्चन। ये मैच्योर रीजन में होता है। किन पौधों में? कहोगे उन पौधों में जिसमें वुडी एक्सिस होता है। ये चूंकि बाद में बनता है इस नाते सेकेंडरी मेरिस्टेम है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो तीन एग्जाम्पल बताओगे। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, और कौन सा? ये क्या है? कार्क कैम्बियम। चलो लिख लेते हैं। ये क्या है? ये है एपिडर्मिस। ये जगह कौन सी है? कार्टेक्स। और ये वैस्कुलर टिश्यू है। तो कार्टेक्स में क्या बन जाता है? कार्क कैम्बियम बनता है बाद में। लिख लो तो आगे बढ़े।
पहली हेडिंग, एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहोगे? कहोगे मेरिस्टेम प्रेजेंट एट एपेक्स ऑफ प्लांट। जो एपेक्स पर पाया जाए उसका नाम एपिकल मेरिस्टेम। जैसे जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा? एट रूट एपेक्स, या कह सकते हो रूट टिप पर पाया जाएगा। और दूसरा है शूट एपिकल मेरिस्टेम, कहाँ है? एट शूट एपेक्स या स्टेम टिप। एनसीईआरटी में लिखा है मोस्ट डिस्टेंट पार्ट। ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। इस दौरान जब शूट एपिकल मेरिस्टेम फॉर्म कर रहा था, किसका? न्यू लीफ या न्यू सूट जब बना रहे थे, तो क्या हुआ? तो कहोगे सम मेरिस्टेमेटिक सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ पीछे छूट जाती है। ठीक है। और क्या बना लेती है? फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी बड एट एक्सिल ऑफ लीफ। और ये एक्सिलरी बड क्या बना लेगी? या तो फ्लावर और या तो ब्रांच। दूसरा है इंटरकैरियरी मेरिस्टेम। कहोगे मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर रीजन। मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर रीजन, ये मैच्योर रीजन में पाया जाएगा। एक बार कहां प्रेजेंट है? फाउंड इन ग्रासेज एट, कहां? एट नोड ऑफ स्टेम। और किसके लिए जिम्मेदार है? फॉर रीजनरेशन ऑफ पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग एनिमल। जो चरने वाले जानवर जितनी घास खा जाएंगे उसको कौन रीजनरेट कर देगा? तो उसको रीजनरेट कौन कर देगा? आंसर कर देंगे इंटरकैरियरी मेरिस्टेम।
एक पॉइंट नीचे लिख लो, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलेरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। और अगर ये प्राइमरी मेरिस्टेम है तो क्या बनाएंगे, प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम, सॉरी लेटरल, तो चाहे लेटरल कहो, चाहे सिलिंड्रिकल कहो और चाहे सेकेंडरी कहो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन। पौधों में कहाँ पाए जाएंगे, मैच्योर रीजन में पाए जाएंगे। किसमें, उन पौधों में जिनमें वुडी एक्सेस हो, ये बाद में बनते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो जाते हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और एग्जाम्पल ना भूलिएगा, कौन कौन से, फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। लिख लीजिए। लेटरल मेरिस्टेम या सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन लिख लेंगे। पहला सवाल, प्रेजेंट इन मैच्योर रीजन या मैच्योर टिश्यू ऑफ प्लांट कब बनती है, डेवलप लेटर इन लाइफ, आफ्टर प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्मेशन कराएंगे, सेकेंडरी टिश्यू मतलब करवाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ, ये किन प्लांट में मिलेगा, ऐसे प्लांट जो प्रोड्यूस करते हो वुडी एक्सिस, उसी में मिलेगा। एग्जाम्पल, पहला कौन सा, फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम या इसी का नाम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। दूसरा, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। और तीसरा, कार्क कैम्बियम।
mechanism of action of meristematic tissue। कोई भी मेरिस्टेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो और चाहे वो लेटरल मेरिस्टेम हो। मेरिस्टेम कोई भी दुनिया का होगा वो डिवाइड करेगा उसकी सेल, और डिवाइड करके नई सेल बनाएंगे। जैसे ही नई सेल बनेगी, सेल डिफरेंशिएट कर जाएंगे, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेंगी और स्पेसिफिक फंक्शन करने लगेगी। जैसे ही सेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाएगी, हम कहेंगे कि ये सेल हो गई है मैच्योर सेल। तो टिश्यू कौन सा हो जाएगा? मैच्योर टिश्यू हो जाएगा या परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। फिर से सुन लेते हैं। किसी भी मेरिस्टेमेटिक, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे वो लेटरल, उससे कोई मतलब नहीं है। सेल है तो डिवाइड जरूर करेंगे, डिवाइड करेंगे नई सेल बनाएंगे। जो नई सेल बनाएंगी उनके खास खास बात क्या होगा कि वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाएंगे। जैसे ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाएंगे, वो डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर देंगे। जैसे ही कोई सेल स्पेसिफिक फंक्शन स्ट्रक्चर करने लगेगी, जैसे ही कैपेसिटी ऑफ डिवीजन लॉस कर देगी, वैसे उस सेल का नाम मैच्योर सेल या परमानेंट सेल कहेंगे। तो उस टिश्यू का नाम क्या होगा? मैच्योर टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा वाला, चाहे वो एपिकल हो और चाहे वो लेटरल, उससे फर्क नहीं है। क्या होगा? इसकी जो सेल होंगी वो क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी और क्या बनाएंगी? न्यू सेल बनेंगी। हाँ, बस ये जो नई सेल है इन्हीं की खास बात है। ये क्या कर देंगी? लॉस कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एक काम, ये डिफरेंशिएट कर जाएंगे। फॉर ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और क्या? फंक्शन। जैसे ही कैपेसिटी लॉस हो जाएगी, वैसे ही इन सेल का नाम मैच्योर सेल या परमानेंट सेल, तो जो टिश्यू बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? मैच्योर टिश्यू या इसी का नाम परमानेंट टिश्यू होगा। एक स्पेशल रटने वाला सवाल है कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम, ध्यान सुनना, जब प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करके प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा तो बनाएगा क्या? तो प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करके तीन चीजें बनाएगा भाई। बाहर बाहर एपिडर्मिस मतलब डर्मल टिश्यू, बीच में कार्टेक्स मतलब ग्राउंड टिश्यू, और अंदर कौन सा? वेस्टर टिश्यू। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी बनवाएगा तो बाहर बनवाएगा डर्मल टिश्यू, अंदर बनवाएगा वेस्टर टिश्यू, और बीच में क्या हो जाएगा? ग्राउंड टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी प्लांट बॉडी, और इस दौरान बनाएगा क्या?
फॉर्मेशन करेगा डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। यदि एनसीईआरटी आपके पास ना हो पुरानी वाली, तो जो हमने नोट्स दिया है वो ओपन करो। टिश्यू क्या है तो कहोगे ग्रुप ऑफ सेल है, जिसमें क्या है कॉमन ओरिजिन और यूजुअली परफॉर्म क्या कॉमन फंक्शन। ओरिजिन भी सेम हो, फंक्शन भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो। प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट या मैच्योर टिश्यू। इस हिसाब से कि जो सेल हैं वो डिवाइड कर सकती हैं या डिवाइड नहीं कर सकती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ इन प्लांट रिस्ट्रिक्टेड ऑन ए स्पेशल रीजन, जहां क्या होता है एक्टिव सेल डिवीजन होता है, उसका नाम मेरिस्टेम और सेल का नाम मेरिस्टेमेटिक सेल। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम, कौन सा वो मेरिस्टेम जो पाया जाए टिप ऑफ रूट या सूट पर और क्या बनाए प्राइमरी टिश्यू बनाए, उसका नाम एपिकल मेरिस्टेम, या उसी को तो प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहोगे। इस डायग्राम में यहां रूट एपिकल मेरिस्टेम है और यहां सूट एपिकल मेरिस्टेम है। रूट एपिकल मेरिस्टेम कहां है तो कहोगे टिप ऑफ रूट पर है, जबकि सूट एपिकल मेरिस्टेम कहां है तो कहोगे ऑक्युपाइज एट डिस्टेंट मोस्ट रीजन, मतलब स्टेम टिप पर मिलेगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलांगेशन ऑफ स्टेम, कुछ सेल क्या होती है पीछे छूट जाती हैं, कहां से सूट एपिकल मेरिस्टेम, और बना लेती हैं क्या ऐसी बड कहां पाई जाएंगी तो कहोगे एक्जिल ऑफ क्या लीफ, और भविष्य में क्या बनाएंगे या तो ब्रांच या तो फ्लावर। ऐसा कोई भी मेरिस्टेम जो पाया जाए बिटवीन मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाए, बिटवीन पाया जाए तो नाम रखना पड़ेगा। इंटर का मतलब के बीच ही होता है और कैलरी का मतलब स्टेम होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये ग्रास में पाया जाएगा और रीजनरेट करेगा उस हिस्से को जो रिमूव किया जाएगा किसके द्वारा ग्रेजिंग हर्बीवोरस। चाहे एपिकल हो और चाहे इंटर कैलरी हो, इनको कहेंगे क्या प्राइमरी, क्योंकि एपियर अर्ली इन लाइफ और बनाते क्या है प्राइमरी प्लांट बॉडी। द मेरिस्टेम व्हिच अकर इन, यहाँ अकर इन मैच्योर रीजन है और वहां क्या लिखा था अकर बिटवीन मैच्योर रीजन, याद रखिएगा इन है कि बिटवीन है। रूट एंड शूट ऑफ प्लांट स्पेशली कौन से जो प्रोड्यूस करते हो क्या वुडी एक्सिस एपियर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, उसका नाम रखना पड़ेगा या रखना पड़ेगा या रखना पड़ेगा क्या सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम। कौन से फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कौन सा कार कैम्बियम, यही सब एग्जाम्पल हैं किसके लेटरल मेरिस्टेम। और ये जिम्मेदार हैं क्या सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी टिश्यू की। कह रहा डिवीजन जब करोगे किसमें सेल, चाहे कौन सी हो प्राइमरी और चाहे कौन सी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरिस्टेम की सेल डिवाइड जरूर करेंगे और डिवीजन के बाद जो नई सेल बनेंगी वो स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज क्या हो जाएंगे स्पेशलाइज हो जाएंगे और लॉस कर देंगी एबिलिटी टू डिवाइड। तो तुरंत इन सेल का नाम परमानेंट सेल या मैच्योर सेल, और जो टिश्यू बनेगा वो परमानेंट टिश्यू। फिर लिखा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही थी तो एपिकल मेरिस्टेम बनाता क्या है तो एपिकल मेरिस्टेम बनाता है डर्मल टिश्यू,
ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। हेडिंग डालिए परमानेंट टिश्यू। शुरू करें। अभी मैंने बताया ऐसा कोई भी टिश्यू जिसकी सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी क्या कर दें, लॉस कर दें, उनका नाम परमानेंट टिश्यू। एक क्वेश्चन। दूसरा, परमानेंट टिश्यू की सेल कैपेसिटी ऑफ डिवीजन तो लॉस कर देंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिर्फ इस आधार पर कि परमानेंट टिश्यू बनाने में जितनी सेल लगी हैं वो एक टाइप की है या कई टाइप की है। यदि ऑल सेल सिमिलर होंगी, मतलब एक ही टाइप की सेल होंगी, तो वो सिंपल टिश्यू होगा। और अगर उसको बनाने में जितनी सेल लगी है वो कई टाइप की हैं, तो फिर उसका नाम क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। में कौन सा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सिंपल टिश्यू में आते हैं, जबकि जाइलम और फ्लोएम किस में आता है, परमानेंट में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है। तो जनरल बातें पहले लिख लीजिए फिर बताता हूं। परमानेंट टिश्यू चाहे इसी का दूसरा नाम मैच्योर टिश्यू। पहली बात यह है कि सेल नॉट हैज क्या, डिवाइडिंग कैपेसिटी। लेकिन एक्सेप्शन है इनके, कुछ परमानेंट सेल भी क्या करती है, डिवाइड कर जाती है। तभी तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो इसमें जो परमानेंट में जो डेड वाली है वो डिवाइड नहीं करेंगी, वो जो लिविंग होगी वो डिवाइड कर जाएंगे। फिर भी परमानेंट बनी है, इसका मतलब डिवीजन कैपेसिटी लास्ट की है। एक और बात, ये टू टाइप का होता है। एक का नाम सिंपल टिश्यू और एक का नाम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू का मतलब ऑल सेल सिमिलर। अगर सारी सेल सिमिलर हैं, इसका मतलब हैव वन टाइप सेल, ये भी तो कह सकते हो। सभी सेल सिमिलर, इसका मतलब सारी सेल एक जैसी हैं, इसका मतलब एक ही टाइप है। और यहां क्या है, ऑल सेल नॉट सिमिलर, इसका मतलब क्या है, हैव मेनी टाइप ऑफ सेल। पहला हमको पढ़ना है सिंपल टिश्यू। एक लाइन में लिखोगे, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। और सिंपल टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, कौन से, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पहली हेडिंग,
पैरेन्काइमा। सिर्फ 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। किसी भी प्लांट ऑर्गन का मेजर कंपोनेंट कौन सा टिश्यू बनाता है? तुरंत आंसर देंगे पैरेन्काइमा। मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन, किसी भी प्लांट ऑर्गन का ज्यादातर हिस्सा पैरेन्काइमा बनाता है। दूसरा सवाल, पैरेन्काइमा की जो सेल होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती, मतलब एक साइज की होंगी। शेप उनके कई होंगे, वो ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, टेट्रागोनल हो सकते हैं, कई टाइप के शेप कई होंगे, लेकिन अगर शेप कोई भी होगा तो सब एक जैसी होगी। अगर सेल को हम इकट्ठा करेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज दिखाई पड़ेगी। पैरेन्काइमा की जो सेल है उनकी वाल थिन होती है, थिन वाल होती है और सेलुलोज की बनी होती है। अभी कोलेनकाइमम जाएंगे, सेलुलोज के साथ वहां हेमी सेलुलोज पेक्टिन वगैरह भी आने लगेगा, और थोड़ा और बढ़ेंगे तो लिग्निन सुबेरिन भी डिपॉजिट होने लगेगा। तो सेलवाल का ही खेल है। सेलवाल बिल्कुल पतली है पैरेन्काइमा, किनारे केवल मोटे हैं कोलेनकाइमा, और सेलवाल बहुत मोटी है तो स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो थिन वाल होगी, सेलुलोजिक वाल होगी। सेल जब इकट्ठा होंगी तो सेल की स्थिति देखो क्या होगी। और जैसे मान लेते हैं एक पैरेन्काइमा की सेल है, ये दूसरी पैरेन्काइमा की सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ऐसे बहुत सारी सेल इकट्ठा होंगी। तो हो सकता है कि इतना डेंसली पैक हो जाएं कि बीच में स्पेस ना मिले, या तो डेंसली पैक हो जाएंगे मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस मिल जाए। और ये है पैरेन्काइमा सेल। तो पैरेन्काइमा सेल या तो डेंसली पैक हो जाएगी मतलब स्पेस मिलेगा नहीं, जैसे ऐसे पैक कर लिया जाए, इस टाइप से पैक करके लेयर बना लें। तो अगर लेयर बना लेंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा ही नहीं, और या तो फिर हो सकता थोड़ा सा लूजली हो तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन है। फिर आएगा काम क्या करेंगे। तो देखिए ये जीवित सेल होती हैं, लिविंग सेल होती हैं, सेल वाल पतली होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, सिक्रीशन करेंगे और स्टोरेज भी करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस भी है, सिक्रीशन भी है, स्टोरेज। 2 लाइनें एनसीईआरटी के बाहर की पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा। ऐसा पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो स्पेशली फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो, जैसे मीजोफिल सेल लीफ में जो मिलती है वहां का जो पैरेन्काइमा है उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो ऐसा कोई भी पैरेन्काइमा जो एडाप्ट हो किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका नाम हमको रखना पड़ेगा क्या, क्लोरेन्काइमा। और ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर एयर कैविटी पाई जाए, एयर फिल्ड स्पेस होने, इंटरसेलुलर स्पेस में हवा भर जाए, तो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एक्वेटिक प्लांट की बॉयंसी को मेंटेन करेगा। तो एक्वेटिक प्लांट में एरेन्काइमा पाया जाता है, जिससे एक्वेटिक प्लांट पानी पर तैरते रहे, डूबने न पावे। तो पैरेन्काइमा 2 टाइप का मिलेगा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट में कौन सा मिलेगा, एरेन्काइमा, और मीजोफिल वाला कौन सा है, क्लोरेन्काइमा। तो 5 क्वेश्चन है, छोटा सा बना लीजिए, लिख लेते हैं। पहला, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन। तो आंसर क्या देंगे, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो सेल है वो आइसो डाइमेट्रिक है और शेप बहुत टाइप के हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल ईटीसी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा,
आइदर या तो डेंसली पैक्ड होंगे, अगर डेंसली पैक हो गए तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, और आर क्या होगा, लूजली पैक्ड। अगर लूजली पैक होगा तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। पैरेन्काइमा सेल की जो सेल वॉल है वो थिन होती है एंड सेलुलोजिक होती है। सेलुलोज पाया जाएगा। पैरेन्काइमा के फंक्शन की बात करें तो फोटो सिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा और सिक्रीशन। नोट लिख लेंगे। पहला है क्लोरेन्काइमा, ये वो पैरेन्काइमा है जो मीजोफिल सेल पर, जो लीफ की मीजोफिल सेल जैसे है। तो क्लोरेन्काइमा ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल फॉर फोटो सिंथेसिस, और एग्जाम्पल है मीजोफिल सेल। ऑफ लीफ। और दूसरा है आयरेन्काइमा, ये हाइड्रोफाइट में पाया जाता है या एक्वाटिक प्लांट, और उनकी बायंसी को क्या करेगा, मेंटेन। दूसरा है कोलेनकाइमा, देखो क्या है, कोलेनकाइमा की जो सेल है वो खास है। इसकी जो सेलवाल होती है, इसकी जो सेलवाल होती है वो किनारे बहुत थिक हो जाती है, कार्नर्स। इस जगह सेलवाल थिक हो जाएगी, इस जगह थिक हो जाएगी, इस जगह थिक हो जाएगी, कार्नर्स थिक होते हैं। तो ये बना लो थिक कॉर्नर है। क्यों? क्योंकि जो सेलवाल है उसमें सेलुलोज के साथ हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन है। तो जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हो गया, बड़ी सी वैक्यूल होगी। पहला सवाल है कि कोलेनकाइमा कहां पाई जाती है, तो कहोगे मोस्ट ऑफ डाइकाट प्लांट में पाई जाती है, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, वो भी किस फॉर्म में,
या तो ये होमोजीनस लेयर के फॉर्म में होगी और या तो पैच के फॉर्म में होगी। लिखते चले। मोस्टली फाउंड इन डाइकाट प्लांट बिलो एपिडर्मिस। बिलो एपिडर्मिस एज या तो कैसे होगी, होमोजीनस लेयर होगी या तो किस फॉर्म में होगी, पैच के फॉर्म में। दूसरी खास बात है कोलेनकाइमा की जो सेल हैं तो मच सिल, इनकी जो सेल वाल है वो काफी ज्यादा थिक होगी। कहां पर, कार्नर पर। सेल वाल मच थिक, एट कॉर्नर। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड किया पेक्टिन। लेकिन याद रखिएगा लिविंग सेल होंगी। ध्यान से सुनिए, अगर सेल वाल में सब जगह ये डिपॉजिट हो जाता और बहुत मोटी वाल हो जाती तो फिर ये लिविंग ना बचती, क्योंकि वाटर अंदर जाता ही नहीं। तो सब जगह नहीं, किनारे है, केवल लिविंग सेल है। एक और खास बात, ये बताओ सेल अरेंज कैसे होंगे? तो सेल में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है, नो intercellular space. Some कोलेनकाइमा सेल के पास हैव क्लोरोप्लास्ट। अब आप सोचो, जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा फिर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो क्या करेंगे? फॉर फोटो सिंथेसिस या एनसीईआरटी में लिखा है एसिमिलेट फूड। अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो एसिमिलेट फूड कहेंगे। फिर भी असली काम क्या है? तो वास्तव में ये रिजिड होती, थोड़ी टफ होती हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा क्या है? तो कहोगे मैकेनिकल सपोर्ट। अब किसको देंगे मैकेनिकल सपोर्ट? तो किसी डाइकाट प्लांट का जो छोटा पौधा होता है, तेज हवा में मुड़ के टूट सकता है, तो यंग प्लांट, स्पेशली यंग स्टेम, या जो लीफ का पिटियोल है, लीफ के पिटियोल ने लीफ को भी तो होल्ड कर रखा है, हो सकता है वो टूट जाए। तो यंग प्लांट या यंग स्टेम और लीफ का जो पिटियोल है उसको थोड़ी सी मजबूती कौन देगा? आंसर देंगे क्या? यही कोलेनकाइमा। किसको देगा? यंग प्लांट स्टेम, या किसको देगा? पिटियोल ऑफ लीफ। पहला सवाल है कि स्केलेरन काइमेटस जो सेल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेरन काइमेटस सेल या तो लॉन्ग नैरो सेल होंगी या तो स्फेरिकल सेल होंगी। चाहे लॉन्ग नैरो सेल हो चाहे स्फेरिकल हो, दोनों केस में इनकी वाल थिक होती है। इतनी थिक होती है कि उस वाटर इम्परमिएबल हो जाती है।
वाटर इम्परमेबल हो जाने के चक्कर में होगा क्या, अंदर जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वो सब सूख जाएगा। इसी नाते ये ऐसी सेल होती हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म। अब अगर उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, क्या सेल जिंदा बचेगी? नहीं बचेगी। इसी नाते स्क्लेरन काइमेटस सेल डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट। क्या हो जाता है, क्यों मर जाती है? तो इनकी वाल ठीक हो जाती है क्योंकि वाल में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। इसी नाते वाल को लिग्निफाइड वाल कहते हैं। तो या तो लॉन्ग नैरो थिक वाल सेल होंगी या तो स्फेरिकल थिक वाल सेल होंगी। दोनों केस में इनकी वाल थिक होगी, इतनी थिक होगी कि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होगा, वाटर इम्परमेबल होगी। इसी नाते ये डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती है। एक क्वेश्चन, स्ट्रक्चर वाइज या मॉर्फोलॉजी वाइज ये दो टाइप की होती है, या तो फाइबर और या तो स्क्लेरेट्स। फाइबर का मतलब है, नाम ही से पता चला है कि इलांगेटेड हो, पॉइंटेड एंड हो, तो उसका नाम क्या कहोगे? फाइबर कहोगे। वहां भी लिग्निफाइड वाल होगी, छोटी छोटी बिट्स पाई जाएंगी। हाँ, जब स्क्लेरेट्स की बात करेंगे तो स्क्लेरेट की वाल और ज्यादा थिक होती है। तो सबसे थिकेस्ट वाल किसकी मिलेगी? इतनी मोटी तो वाल मिल गई है और बीच में छोटी सी जगह क्या बची है? कैविटी बची है। तो थिकेस्ट वाल किसकी मिलेगी? तो आंसर हम लोग क्या देंगे? स्क्लेरेट्स की मिलेगी। तो फाइबर की भी थिक वाल है लेकिन स्क्लेरेट की थिकेस्ट वाल है। चाहे फाइबर हो चाहे स्क्लेरेट हो, दोनों क्या है? डेड हैं। तो डेड हैं तो करेंगे क्या? तो ध्यान सुनिए, स्क्लेरन काइमेटस हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। जो सेकेंडरी जाइलम जो वुड मिलता है हम लोगों को, जो वुड होता है प्लांट का सेकेंडरी जाइलम, वो बहुत मजबूत होता है। वो मजबूती कहाँ से आती है? इसी स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से आती है। लिख लीजिए पहला सवाल, स्क्लेरन काइमेटस सेल आर क्या होंगी? या तो कहोगे लॉन्ग नैरो थिक वाल, या कहोगे स्फेरिकल थिक वाल। उससे कोई मतलब नहीं। दोनों केस में थिक लिग्निफाइड सेल वाल होगी। थिक लिग्निफाइड सेल वाल होने के चक्कर में ही स्क्लेरन काइमेटस सेल डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, मतलब ना लिविंग कह सकते हो। तो फिर काम क्या करेंगे? तो मेन फंक्शन है क्या? मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट पार्ट। दो टाइप के होंगे, या तो किस फॉर्म में मिलेंगे? फाइबर, और या तो किस फॉर्म में मिलेंगे? स्क्लेरेट्स। अगर फाइबर की बात करेंगे तो इलांगेटेड होंगे या लॉन्ग होंगे, थिक वाल तो होंगे ही, लेकिन पॉइंटेड एंड, किनारे जो क्या होंगे? पॉइंटेड होंगे। इसमें पिट्स पाए जाएंगे और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में हमको मिल जाए।
तो इलांगेटेड होंगे, थिक वॉल होंगे, पॉइंटेड एंड होंगे और विद पिट्स होंगे। प्रेजेंट इन सेवरल पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे जाइलम का फाइबर होगा, जैसे कि फ्लोएम का फाइबर होगा। बाकी स्क्लीरिड्स की खास बात क्या है, तो एक लाइन से याद रखोगे, हाईली थिकन्ड लिग्निफाइड वॉल होगी, सबसे ज्यादा मोटी और विद नैरो कैविटी मिलेगी। दूसरा सवाल, चूंकि इतनी थिक हो गए अंदर वाटर जाएगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, विदाउट प्रोटोप्लास्ट हो जाएंगे। कहां कहां पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल कई दिए हैं, जैसे सीड कोट में मिलेंगे, जैसे सीड कोट ऑफ लेग्यूम, जैसे हमको कुछ फल हैं उनके पल्प मिलते हैं, जैसे अमरूद खाते हो उसमें दानेदार जो मिलता है, तो गुआवा मिलेगा, सैपोटा मिलेगा, और कौन सा दिया है, नाशपाती में मिलता है। तो गुआवा में, पियर में और सैपोटा के फ्रूट पल्प में मिल जाएगा, ठीक है। या चाय की जो पत्ती है उसमें भी क्या है, मिल जाते हैं, सेट में लिखा है ना, लीव ऑफ टी, लिखे हैं। तो स्क्लीराइड्स, क्या लिखोगे, स्फेरिकल हाईली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल विद नैरो कैविटी। एक क्वेश्चन, डेड सेल तो होना ही होना है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट कहां पाई जाएंगे, तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ बताओ। पहला, फ्रूट वॉल ऑफ नट दिया है। दूसरा, पल्प ऑफ फ्रूट, कौन से, गुआवा, पियर और सैपोटा। तीसरा क्या दिया है, तीसरा बताओ, लीफ ऑफ टी से पहले सीड कोट किसका, एक लेग्यूम, और चौथा लीफ ऑफ टी। जरा एनसीईआरटी ओपन करें, फाइबर एग्जांपल वही जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड फर्दर, लिखा है जनरली, वैसे अक्सर डिवाइड नहीं करती हैं, वो एक विशेष परिस्थितियों में डिवाइड कर जाएं। ऐसा कोई भी परमानेंट टिश्यू जिसमें ऑल सेल क्या हो, सिमिलर, तो हमको नाम रखना पड़ेगा क्या, सिंपल। और ऐसा कोई भी परमानेंट टिश्यू में जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल हो, तो नाम क्या रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। किसी भी सिंपल टिश्यू में केवल एक टाइप की सेल होगी
और सिंपल टिश्यू में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पहला पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा ये लाइंटिकल इंपॉर्टेंट है। मेजर कंपोनेंट विद इन आर्गन, किसी आर्गन का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन सा टिश्यू बनाएगा, तो आंसर देंगे पैरेनकाइमा। द सेल ऑफ पैरेनकाइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, डायमीटर एक जैसा होगा, लेकिन शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, इलांगेटेड, दुनिया भर के शेप हो सकते हैं। सेल वाल इंपॉर्टेंट है, थिन होगी और सिर्फ किसकी, सेलुलोज की। दे में भी आइदर या तो क्लोजली पैक होंगे तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा, या हो सकता है स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस मिल जाए। काम देखो क्या करेंगे, तो बहुत सारे, एक तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे ही, स्टोरेज भी कर सकते हैं। और कोलेनकाइमा कहाँ पाए जाएंगे, तो कहोगे बिलो एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ डाइकाट प्लांट, याद रखिएगा। और या तो ये होमोजीनस लेयर के फॉर्म में होंगे और या तो पैच के। इट कंसिस्ट ऑफ सेल व्हिच क्या मच थिकेंड, कहाँ, एट कॉर्नर, कारण डिपोजिशन है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का और पेक्टिन का। कोलेनकाइमेटस सेल भी वही ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, जब सारे लिखने का कोई मतलब नहीं। हाँ देखो लिखा है एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मतलब हो सकता है क्लोरोप्लास्ट हो और हो सकता ना हो। हाँ, दीज सेल एसिमिलेट करेंगे फूड, अगर इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और नहीं होगा तो बात खत्म। इंटरसेलुलर स्पेस लेकिन नहीं पाया जाएगा। ये उनका मेन काम मैकेनिकल सपोर्ट है किसी भी ग्रोइंग या यंग पार्ट प्लांट, जैसे यंग स्टेम, जैसे पेटियोल ऑफ लीफ। तो फोटोसिंथेसिस करना इनका मेन काम नहीं है, मेन काम किसका है, पैरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल, बस खास बात ये है थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, साथ में हो सकता है कुछ या ढेर सारी क्या मिल जाए, पिट। ये अक्सर क्या होती है, डेड, और विदाउट क्या होती है, प्रोटोप्लास्ट। ऑन बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप के, या तो फाइबर के फॉर्म में और या तो स्क्लेराइड्स के फॉर्म में। अगर ये फाइबर के फॉर्म में होंगे तो भी थिक वॉल होगा, बस इलांगेटेड और पॉइंटेड सेल होगी। कहाँ पाए जाएंगे, ग्रुप में पाए जाएंगे इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, जाइलम में जाइलम फाइबर, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर। स्क्लेराइड्स स्फेरिकल होंगी या ओवल होंगी, खास बात नहीं। सिलेंड्रिकल, ये खास बात है, हाईली थिकेंड होगी, ये खास बात। और डेड सेल तो होना ही होना है, विद वेरी नैरो कैविटी या ल्यूमेन। कहाँ पाए जाएंगे, तो आंसर ये पूछ सकता है, फ्रूट वॉल मिलेगा, नट्स, कुछ नट्स होते हैं, और पल्प ऑफ फ्रूट जैसे गुआवा, पियर और सैपोटा। और सीड कोट मिलेगा किसका, लेग्यूम का, और लीफ मिलेगा किसका, टी। मेन काम इनका भी क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। चलिए हेडिंग डालिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अभी पीछे बताए हैं, ऐसा कोई भी टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल मिल जाएं, उसका नाम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमको दो टिश्यू पढ़ने हैं, एक पढ़ना है जाइलम, एक पढ़ना है फ्लोएम। लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू have different टाइप ऑफ सेल, और इसमें हमको दो टिश्यू पढ़ने हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम।
बढ़े पहली हेडिंग, जाइलम। पहला क्वेश्चन ये है कि जाइलम का मेन काम क्या है? तो जाइलम का मेन काम वैस्कुलर टिश्यू की तरीके से काम करना और ट्रांसपोर्ट कराना वाटर का और मिनरल, मेनली दो ही चीज का, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से? रूट से शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, वो चाहे स्टेम को ले जाए चाहे लीफ को ले जाए। किसी सामान्य एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जाइलम में 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक का नाम होता है ट्रैकीड, एक का नाम होता है वेसल, तीसरे का नाम होता है फाइबर या जाइलम फाइबर कह सकते हो, और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। इन चारों के नाम से जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे जाइलम की जो वेसल है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाएगी। अगर थोड़ा बहुत मोटा मोटा याद हो तो जिन जिन में वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है वो टेरिडोफाइट से शुरू होते हैं। टेरिडोफाइट में भी जाइलम होगा, इसका जिम्नोस्पर्म भी जाइलम होगा, फिर एंजियोस्पर्म भी जाइलम होगा। तो मतलब टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में ट्रैकीड होंगी, लेकिन वेसल क्या होंगी? एब्सेंट होगी। ठीक है। एक और खास बात, 4 कंपोनेंट जो हमारे पास हैं, एक का नाम ट्रैकीड, एक का नाम जाइलम की वेसल, एक का नाम जाइलम का फाइबर, एक का नाम जाइलम की पैरेन्काइमा। इन 4 में से 3 डेड कंपोनेंट हैं। कौन कौन से डेड कंपोनेंट हैं? तो पैरेन्काइमा छोड़ के सारे डेड हैं। जैसे ट्रैकीड भी डेड है, वेसल भी डेड है और फाइबर भी डेड है। अगर कोई डेड है इसका मतलब कैसी सेल होंगी? तो वो स्क्लेरल काइमेटस सेल होंगी। डेड है तो कौन सी सेल होंगी? स्क्लेरल काइमेटस सेल होंगी। जबकि जो पैरेन्काइमा तो नाम ही दिख रहा है, उसका नाम पैरेन्काइमा है, वो लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल होगी। इतना लिखो पहले। जाइलम ये वैस्कुलर टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट करेगा क्या? वाटर एंड मिनरल। कहां से कहां? फ्रॉम रूट टू, कहां लेके जाओ? या तो स्टेम या तो लीफ। हाँ, लेकिन जाइलम का एक काम और होता है। किसी ओल्ड स्टेम में जो वुड है, लकड़ी जो है, वो वास्तव में जाइलम से ही बनी होती है। इसका मतलब इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट भी है। तो ओल्ड स्टेम जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंजियोस्पर्म का जो जाइलम है उसमें 4 कंपोनेंट है। कौन कौन से? एक है ट्रैकीड, एक है वेसल्स, एक है जाइलम फाइबर और एक है जाइलम पैरेन्काइमा। इन सब में से ऊपर के 3 कंपोनेंट डेड कंपोनेंट है, जबकि ये लिविंग कंपोनेंट है। एक स्पेशल सवाल याद रखना है। जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम है उसमें वेसल एब्सेंट। एक क्वेश्चन और है, मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन बनाता है? तो मेन कंडक्टिंग टिश्यू ये 2 लोग बनाते हैं। मेन
connecting tissue in flowering plant. जाइलम के कंपोनेंट में क्वेश्चंस याद रखने, कॉमन क्वेश्चन अपने आप याद रहेंगे। जैसे सबकी जो सेल वॉल होगी, जो तीन सामने बने पैरेंकाइमा को छोड़ के, सबकी सेल वॉल थिक होगी और लिग्निफाइड होगी। सबकी सेल वॉल थिक लिग्निफाइड होगी तो सब डेड होगी, सब विदाउट प्रोटोप्लास्ट होंगे। लिखे के सब में अलग अलग उसका मतलब नहीं है, याद एक साथ रखना है। थिक वॉल, लिग्निफाइड वॉल, डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ये कॉमन क्वेश्चन है ट्रैकीड के लिए भी, वेसल के लिए भी और फाइबर के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन। अब सिर्फ ट्रैकीड की बात करेंगे तो ट्रैकीड इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी भी वॉल थिक होगी, लिग्निफाइड होगी, ये भी डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट होगी, बस इसके किनारे टाइपरिंग होगी। तो क्वेश्चन कैसे सही करोगे? अगर सेंटेंस में टाइपरिंग इंड लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो ट्रैकीड के बारे में, क्योंकि थिक वॉल, लिग्निफाइड वॉल, डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट, इससे तो पहचान नहीं पाओगे भाई, ये तो सब में कॉमन बात है। तो पहचानोगे कैसे? तो अगर लिखा होगा कि सिलिंड्रिकल, या लिखा होगा ट्यूब लाइक सेल विद टाइपरिंग इंड, जैसे टाइपरिंग लिखेगा आप समझ लेना क्या है, ट्रैकीड। एक और खास बात, ये यूनिसेलुलर कंपोनेंट ऑफ जाइलम, जबकि ये क्या है, मल्टीसेलुलर कंपोनेंट है। इसकी खास बात क्या है, ये सिलिंड्रिकल सेल होती है। एक सिलिंड्रिकल सेल और एक सिलिंड्रिकल सेल, जैसे मान लेते ये एक सिलिंड्रिकल सेल है, ये एक सिलिंड्रिकल सेल है, दो सिलिंड्रिकल सेल एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हुई, तो जो वेसल्स बनती हैं वो मल्टी सेलुलर कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, मल्टी सेलुलर कंपोनेंट। पहला क्वेश्चन, किसी भी एक कंपोनेंट की बात करोगे तो इलांगेटेड या सिलिंड्रिकल होगा, एक बात। दूसरा, इसकी एक फेस ये होगी और एक फेस ये होगी, इसका ये फेस और इसका ये फेस आपस में जुड़ेगा, तो फिर कनेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ फेस पर, इस जगह पर मिलेंगे परफोरेशन। परफोरेशन क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होंगे। तो किसी दो वेसल मेंबर की जो कॉमन वॉल होगी वो परफोरेटेड होगी। इसके नीचे अगर एक और हम बना देंगे तो वो परफोरेटेड उसकी नहीं होगी। इसकी कैविटी और इसकी कैविटी आपस में क्या कर जाएगी, जुड़ जाएगी। तो परफोरेटेड कॉमन वॉल अगर आपको लिखा मिले तो आप समझ लेना कि क्या लिखा है, वेसल लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉमन वॉल परफोरेटेड होती है, उससे एक दूसरे की कैविटी आपस में कनेक्ट होती है। इसकी भी वॉल थिक होगी, लिग्निफाइड होगी, ये भी डेड सेल होगी, ये भी विदाउट प्रोटोप्लास्ट होगी। तो पहचानोगे कैसे? पहचानोगे परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, अंदर कैविटी पाई जाएगी। यही दोनों लोग, मतलब ट्रैकीड और वेसल ही दोनों लोग किसी भी एंजियोस्पर्म में मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू बनाते हैं। पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? यही मेनली दो लोग करेंगे। अब आएगा जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर वास्तव में मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है। इसकी वाल और ज्यादा थिक हो जाएगी, इतनी ज्यादा थिक हो जाएगी, इतनी ज्यादा थिक हो जाएगी वाल कि वाल के थिकनेस के चक्कर में ल्यूमेन ही समाप्त हो जाएगा। ल्यूमेन बचेगा ही नहीं, हाईली थिक वाल होगी, इतनी थिक वाल होगी कि क्या नहीं बचेगा, ल्यूमेन नहीं बचेगा। ल्यूमेन होना चाहिए था, फाइबर तो ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे बनता है, ये बीच में ल्यूमेन होना चाहिए था, लेकिन इतनी वाल थिक हो जाती है कि ल्यूमेन ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ल्यूमेन खत्म हो जाने को ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन कहेंगे। तो हाईली थिक वाल विद ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन किसकी पहचान है? तो आंसर देंगे जाइलम फाइबर की पहचान है। अगर ये दोनों लोग वाटर ट्रांसपोर्ट में मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं तो ये काहे में इन्वॉल्व होंगे? तो ये मैकेनिकल सपोर्ट में। अब लिख लीजिए, पहला ट्रैकीड,
हो गए इलांगेटेड ट्यूब लाइक कंपोनेंट विद टेपरिंग एंड क्या होगी? थिक लिग्निफाइड वाल होगी। क्या होंगी? डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट होंगे। और मेन वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू किसके साथ? along with vessel। मतलब मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू दो ही होंगे, ट्रैकिड और वेसल। आईएनसीईआरटी में लाइन और लिखी हुई लिख लो, यूनिसेलुलर कंपोनेंट। क्वेश्चन याद रखेंगे। फिर आ जाएगा वेसल। वेसल की बात करेंगे तो सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक कंपोनेंट। एक बात, मल्टी सेलुलर कंपोनेंट तो वेसल मेंबर कहे जाएंगे। एक बात ये भी थिक लिग्निफाइड वाल, और इसी नाते डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट और हाई परफोरेशन। कैविटी ऑफ वेसल मेंबर इंटरकनेक्ट by perforation present in किसमें? कॉमन वॉल। जाइलम फाइबर, वही कहानी, हाईली थिकेंड वाल होगी, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन हो जाएगा, और काम क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट होगी। हाईली थिकेंड लिग्निफाइड वाल मतलब विद ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ल्यूमेन अगर ऑब्लिटरेट कर रहा है इसका मतलब जाइलम फाइबर है। ये भी क्या होंगी? डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट। काम क्या है? फॉर मैकेनिकल सपोर्ट।
जाइलम पैरेनकाइमा के केवल 3 क्वेश्चन, ये 2 ही मान लेते हैं। जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल का बना होगा। जैसे लिविंग कहोगे सेल वॉल थिन हो जाएगी और सिर्फ सेलुलोज की बनी होगी। काम क्या करेगा? तो काम देखो क्या, जाइलम की सेल है, फोटोसिंथेसिस तो करेगी नहीं, फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होनी है, फिर भी ये स्टोरेज करेगी। किसका? या तो स्टार्च के फॉर्म में या तो फैट के फॉर्म में। कुछ और सब्सटेंस जैसे टेनिन भी स्टोर कर लेता है। फिर से सुन लीजिए, पैरेनकाइमा के 3 काम पहले से पता है आपको भाई, या तो फोटोसिंथेसिस करेंगे या तो स्टोरेज करेंगे, तो सिक्रीशन, यही तो लिखा है पैरेनकाइमा में। तो पैरेनकाइमेटस सेल है, अभी हम फोटोसिंथेसिस जाइलम में तो कर ही नहीं, तो करेंगे क्या भाई? या तो स्टोर कर लो या तो सिक्रीशन कर लो। तो स्टोर करते हैं किसका? या तो स्टार्च के फॉर्म में या तो फैट के फॉर्म में, और कुछ और सब्सटेंस जैसे टेनिन भी क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। पैरेनकाइमा में से रे पैरेनकाइमेटस जो होते हैं वो लेटरल कंडक्शन या रेडियल कंडक्शन, मान लेते नीचे से वाटर जा रहा है ऊपर की तरफ, स्टेम इतना मोटा है तो यहाँ से यहाँ भी तो जाएगा, तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है? तो पैरेनकाइमा सेल कौन सी? रे पैरेनकाइमा। ये 3 क्वेश्चन है, लिख लीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगी। जाइलम पैरेनकाइमा क्या लिखेंगे? ये है लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल। क्यों? सेल वॉल थिन एंड क्या? सेलुलोजिक। दूसरा काम क्या करेंगे? तो स्टोर करेंगे इन फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में, तो या तो स्टार्च और या तो फैट। स्टोर करेंगे कुछ अदर सब्सटेंस जैसे टैनिन, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करेगा? रे पैरेनकाइमा। जो बना लेती हैं क्या? मेडुलरी रे। तो जो बच गया है टाइप ऑफ जाइलम अगले लेक्चर पर, और फिर फ्लोएम और फिर एनाटॉमी, रूट स्टेम लीफ। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप की सेल होंगी। जाइलम और फ्लोएम 2 हैं। जाइलम फंक्शन करता है कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर और मिनरल। कहां से? रूट से, स्टेम या लीफ। लेकिन ये मदद करता है किसमें? मैकेनिकल स्ट्रेंथ में। इसमें कितने कंपोनेंट कहोगे? 4 कंपोनेंट, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं है? वेसल नहीं है, कोई बात नहीं। ट्रैकीड इलांगेटेड या ट्यूब लाइक सेल, थिक लिग्निफाइड वॉल से पहचान नहीं पाओगे क्योंकि थिक लिग्निफाइड वॉल तो सबकी है, पहचान ये है। टैपरिंग इन और डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट से भी नहीं पहचान पाओगे, वो भी तो कॉमन बात है। तो इनर लेयर ऑफ सेल वॉल में हो सकता है हमको थिकनिंग मिले, कोई मतलब नहीं। फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकीड और वेसल ही मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू बनाते हैं। वेसल क्या है? ये सिलिंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है, मेड अप ऑफ मेनी सेल, कॉल्ड क्या? वेसल मेंबर, ईच विद क्या? लिग्निफाइड वॉल और लार्ज सेंट्रल कैविटी। वेसल सेल आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहाँ भी नहीं होगा, मतलब ये भी क्या होंगे? डेड होंगे। बस वेसल मेंबर आपस में जुड़े रहते हैं, किसके थ्रू?
perforation in their common wall. Presence of vessel is a characteristic feature of क्या एंजियोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में है नहीं। जाइलम फाइबर हाईली थिकेंड है, इतना थिकेंड है कि ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन है, और या ये लिखा है इधर सेप्टेट और एसेप्टेट को मतलब नहीं। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होगी और थीन वाल होगी। वाल किसकी बनी होगी? सेलुलोज। ये स्टोर करेंगे फूड किस फॉर्म में? या तो स्टार्च या तो फैट, और कुछ और सब्सटेंस भी स्टोर कर लेंगे जैसे टेनिन। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल। इतना रह गया है, ये अगले लेक्चर पढ़ाएंगे, बाद में फ्लोएम। ठीक है।